हे गाइस, वेलकम टू ट्रैवल एसजी। और इस बार हम आए हैं रायगढ़ के पास एक और टूरिस्ट प्लेस। जी हाँ, ये है देवगिरी। तो मंदिर के बारे में जानने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं रास्ते पर। कैसा है रास्ता वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, रास्ता बहुत ही सुपर फाइन है। अब एक नज़र डालते हैं मैप पर, यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, कहाँ से रास्ता मिलेगा आपको रायगढ़ से आने के लिए। यहाँ पे है रायगढ़। अब डायरेक्शंस पे चलते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा देवगिरी हिल्स। ये लीजिए आ गया। अब आप देख सकते हैं देवगिरी हिल्स। और यहाँ पे जो रास्ता दिखाता है वो पूरा एग्जैक्टली देवगिरी तक तो नहीं दिखाता। यह पॉइंटर लीजिए, देवगिरी के पास में ले गया। वो पॉइंटर लेके मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे दिखा दिया आपको, जहाँ तक गाड़ी से आप जा सकते हैं। वहाँ से आपको चल के पैदल जाना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ के। और मैप में नज़र डालिए कैसे आ सकते हैं आप। ये नदी के किनारे रास्ता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा पीछे लूँगा मैं, एग्जैक्टली कहाँ से आपको टर्न लेना है। तो ये रहा जेकेपुर। रायगढ़ से आते वक्त जेकेपुर से आपको ये लेफ़्ट टर्न लेना होगा। ये लेफ़्ट टर्न लेने से कल्याण सिंहपुर तक जा सकते हैं, वहाँ से देवगिरी जा सकते हैं। और इस तरफ राइट साइड चले जाएंगे तो वो बरहमपुर तक जाएगा वो रास्ता। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड भी है, कौन सा टर्न कहाँ से लेना है एग्जैक्टली दिखाया भी, मैप में दिखाया भी है, नेविगेशन में। वो भी देख के आप फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट का बोर्ड्स भी लगे हैं कई कई जगहों पर, वो भी देख के आप फॉलो कर सकते हैं। और लैंडमार्क के लिए मैंने भी 2-4 बोर्ड्स दिखा दिए हैं यहाँ पे वीडियो में, उसको भी देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। और ये देखिए सामना का वो पहाड़, वही है देवगिरी का पहाड़। वो एक हाथी के जैसा दिख रहा है, गौर से देखेंगे तो वो एक हाथी के जैसा दिखेगा। और ये लीजिए एक और बोर्ड। और फाइनली हम पहुंच गए देवगिरी। हम रायगढ़ के आसपास के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सारे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जितना कि पॉसिबल हो सकता है। और उसमें से ये भी एक फेमस प्लेस है देवगिरी मंदिर। वो पहाड़ी हम आज चढ़ने वाले हैं। और इस पहाड़ी का ऊंचाई करीब 120 मीटर है। और इसमें अबाउट 476 स्टेप्स हैं जो कि हमें चढ़ना है अभी। और नीचे जो आप मंदिर देख रहे हैं वो एक विष्णु मंदिर है। और देवगिरी के ऊपर जो पहाड़ी के ऊपर वो वहाँ पे शिव मंदिर है। चलिए एक नज़र विष्णु मंदिर के ऊपर भी डालते हैं, नीचे में जो मंदिर है। ये गरुड़ स्तंभ है जो कि नॉर्मली आप विष्णु मंदिर में पाएंगे, क्योंकि गरुड़ जी विष्णु जी के वाहन हैं। अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये खूबसूरत छोटा सा विष्णु मंदिर है देवगिरी के पहाड़ के नीचे। और ये जो आश्रम आप देख रहे हैं ये क्रांतिकारी आश्रम है। और यहाँ के जो फाउंडर है, हमने उनसे भी मुलाकात किया था, उनसे भी बहुत कुछ डिटेल जानने को मिला हमको। 2003 में उन्होंने ये आश्रम की स्थापना किया था। जो भी भक्तगण देवगिरी मंदिर को समर्पित हैं वो यहाँ पे रह के भक्तों की सेवा करते हैं। और 2003 से लेके आज तक वो इस आश्रम की परिचालना कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ के लोकल से हमने कुछ पूछा डिटेल्स इस मंदिर के बारे में, तो स्टोरी ऐसा है कि जगन्नाथ जी के जो बड़े भाई बलराम थे, उन्होंने एक तीर्थ यात्रा शुरू की थी। जब वो अपना तीर्थ यात्रा शुरू किए तो लांगुड़ा रिवर के साइड में अपना वो जर्नी स्टार्ट किया। तो वहाँ से ये पहला मंदिर है देवगिरी। वो मंदिर की स्थापना किया उन्होंने शिव मंदिर का, फिर यहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया। और जिस लांगुड़ा रिवर की बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली नागावली रिवर है। तो नागावली उसका नाम नहीं था, उसका पहला नाम था लांगुड़ा रिवर।
और क्योंकि ये आंध्रा साइड को टच कर रहा है इसलिए तेलुगु में शायद लंगल को कुछ कहते हैं। लंगर, जो लंगर होता है वो लंगर से लांगुला रिवर हुआ था ये, क्योंकि वो लंगर से खोद की ये नदी बनाए थे जैसा कि ये बता रहे थे। और तेलुगु में लंगर को शायद कुछ ऐसा बोलते हैं, इसलिए उसने उस नदी का नाम नागावली हो गया। तो तब से ये नदी भी नागावली के नाम से ही प्रचारित है। तो वहाँ से ये मंदिर उन्होंने पहले बनाया था और यहाँ से अपना तीर्थ स्टार्ट किया था। तो ये पहला मंदिर था उन्होंने बनाया। तो चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं मंदिर में आगे क्या क्या मिलता है हमें देखने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी काम चल रहा है, पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है अभी कुछ ही दिन के बाद ये सब काम ख़त्म भी हो जाएगा। तो मंदिर में जाने से पहले आइए जानते हैं कुछ इस मंदिर के बारे में, कुछ हिस्ट्री। ये मंदिर कैसे बनाया गया, कैसे पाया गया और किसके द्वारा ये स्थापित किया गया। और जैसे मैं नीचे बता रहा था, बलराम जी ने इस मंदिर को स्थापित किया था। ये स्वयं शंभू नहीं है। स्वयं शंभू उसको बोलते हैं जो ऑटोमेटिक, जो मिट्टी से निकलते हैं, जो शिवलिंग। तो कहानी के मुताबिक इस मंदिर का खोज राजा श्री कृष्णचंद्र सिंह देव ने किया था, जो कि बड़े भाई थे श्री रामचंद्र सिंह देव, जो कि जयपुर के राजा थे। और उनको स्वप्नादेश हुआ कि बलराम जी ने यहाँ पर मूर्ति स्थापित किया है। ये पहला मूर्ति है, वो तीर्थ यात्रा आरंभ करने से पहले, और आप जाके वहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए। तो वो स्वप्न के बाद राजा कृष्णचंद्र सिंह देव ने वहाँ जाके उसी दिन से पूजा अर्चना आरंभ किया था। तो उस समय राजा कृष्णचंद्र सिंह देव जी के कोई संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक मानसिक भी किया था कि अगर उनका पुत्र संतान होगा तो वो मेला करेंगे। और अगले ही साल राजा को पुत्र संतान मिला, और तब से लेके आज तक हर साल शिवरात्रि में यहाँ पर मेला धूमधाम से मनाई जाती है। बहुत थका देने वाला काम है भाई ये। अभी तो आधा स्टेप्स चढ़ चुके हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं पत्थर है, मतलब स्टेप्स अभी यहाँ पे ख़त्म है। आगे भी स्टेप्स होंगे शायद, पता नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि हम 500 स्टेप्स अभी इतने जल्दी कवर कर चुके होंगे। 500 नहीं, टू बी एग्जैक्ट 476, बट मुझे नहीं लगता अभी 476 स्टेप्स हो गया है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है, स्टेप्स है या ऐसे ही पत्थर पे चलना पड़ेगा। मेरा तो पसीना पसीना निकल गया भाई, थक गया मैं पूरा। अरे कोई पानी तो दो। पहाड़ में कौन पानी देगा भाई? अरे बोतल साथ में लाना चाहिए था ना। कब से कह रहा पानी का बोतल तो एक साथ में रख लो भाई। क्या ये कोरापुट समझ रखा है क्या? पानी मिलेगा? कम से कम एक पानी बोतल साथ में रखना चाहिए। कुछ खाने पीने के लिए बिस्किट तो रखना चाहिए भाई। अब खाली पेट आदमी कैसे चढ़ेगा ऊपर, बोलिए। वही भी सच्ची बात है, क्या करे, याद नहीं रहता ना, दिमाग से उड़ गया। देखिए ज़रा ऊपर से एक नज़ारा घुमा लीजिए, कितना सुंदर नज़ारा देख रहे हो आप। अभी बादल भी छाए हुए हैं, शायद बारिश भी हो सकता है, हमें पता नहीं। और ऊपर रहने के लिए भी कुछ जगह है भी कि नहीं, ये भी नहीं मालूम। वो सामने एक नदी दिख रहा है, वही है वो लांगोला रिवर जिसके बारे में बात कर रहा था, ऊपर से दिख रहा है। और मैंने सुना है वहाँ पे 3 नदियाँ मिल रही हैं आपस में। एक तो ये नागावली जिसको लांगोला रिवर कहते हैं, और 2 रिवर भी मिलके वहाँ पे त्रिवेणी संगम जैसा कुछ हुआ है, ऐसे बोल रहे थे। हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, अब नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा उस मंदिर के पास। तो फिलहाल चलिए इसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर जाते वक्त वो हो सकता है तो हो सके तो वो कवर करेंगे, देखेंगे। आइए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फैसिलिटी भी ऊपर लाया गया है, बिजली का तार आप देख सकते हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था, बारिश होगी तो रहने के लिए कोई जगह है कि नहीं, वो देखिए वहाँ पे एक घर जैसा कुछ है, शायद वहाँ पे रुका जा सकता है बारिश के टाइम। और नीचे जो यहाँ के संस्थापक हमें बता रहे थे, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे गड्ढे यानी कि तालाब हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, अलग अलग नाम से नामित करके रखा गया है यहाँ पे, शायद यही है वो। चलिए एक नज़र डालते हैं वहाँ पे।
तो चलिए अब एक एक तालाब का नाम मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा। हालांकि हर एक तालाब पर उनका नाम लिखा नहीं गया है, लिखने का प्लानिंग अवश्य है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी तक लिखा नहीं गया है। फ्यूचर में ज़रूर लिखा जाएगा एक एक तालाब में हर एक का एग्जैक्ट नाम, जिससे कि आपको पता चलेगा कौन से तालाब का नाम क्या है। हर एक तालाब के पास वाइट लकीर भी देख सकते हैं आप, वाइट लाइंस दिया गया है। और जैसे कि हिंदू धर्म में माना जाता है कहीं भी शुरुआत से पहले गणेश जी को याद किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे सिद्धि विनायक जी का मंदिर है शिव मंदिर जाने से पहले। और ये मंदिर का एंट्रेंस है, वहाँ पे पेड़ है, उसके पास ही गुफा है। ये गणेश जी की मूर्ति है और साथ ही साइड में शिव जी की मूर्ति। और जैसे कि शिव जी के दर्शन से पहले आपको वृषभ की अनुमति लेनी पड़ती है, वैसे ही सारे वृषभ यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे अष्टशंभु यानी कि 8 शिवलिंग है इस गुफा के अंदर, और आरंभ में जो शिवलिंग है वो पंचमुखा नीलकंठेश्वर है। और अंधेरों की वजह से कुछ मूर्तियाँ हमें नज़र भी नहीं आ रही होगी इस वीडियो में। हमने कोशिश हालांकि ज़रूर किया था, लेकिन बहुत ही घने बादल छाए हुए थे, बारिश भी हो रहा था, इसलिए शूटिंग करने में भी काफ़ी दिक्कत हुई हमें, इसलिए कुछ अंदर की मूर्तियाँ भी मिस हो गई हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको कि पंचमुखी नीलकंठेश्वर हैं और अष्टशंभु की मूर्तियाँ हैं। और ये एक बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है, खास करके निस्संतान दंपतियों के लिए। और माना ये भी जा रहा है कि जो निस्संतान लोग हैं, जिसके संतान नहीं हो रहे, वो भी अगर यहाँ आके मानसिक करते हैं तो उनके भी संतान होते हैं, संतान लाभ करते हैं वो। और जैसे कि हमें यहाँ के लोकल ने बताया, जितने भी निस्संतान दंपति यहाँ पे मन्नत मांगी है, उन सबकी मन्नतें पूरी हुई है और उनको संतान की प्राप्ति हुई है।
और ये गुफा का आकार भी ऐसा है जैसे किसी का जबड़ा हो, यानी कि मुंह हो, मुंह के अंदर जैसे खुला रह के जो रहता है वैसे ही इसका आकार है। और उससे भी आगे जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये पहाड़ के ऊपर। और इस पहाड़ी के ऊपर धोबा धोबनी कुंड, यानी कि गड्ढा या छोटा तालाब कह सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बारिश हो रही थी उस समय, लेकिन नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे ऊपर से। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और यहाँ की सुंदरता से आपका मन ज़रूर विमोहित हो जाएगा। कितना अच्छा व्यूज़ और नज़ारा है ऊपर से, आप यहाँ के ज़रूर एंजॉय करने वाले हैं। और आसपास चारों तरफ पूरा पहाड़ियाँ, पहाड़ रेंज पूरा है, प्रकृति से पूरा परिपूर्ण है ये जगह। और इस पहाड़ी के ऊपर जितने भी तालाब आपने देखा अभी तक, उन सब की गहराई का पता भी हमको भी नहीं है, कितना गहरा है वो। और जाते वक्त लक्ष्मी जी के पैरों के निशान थे जो हमने मिस कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं था और गाइड करने के लिए भी ऊपर कोई नहीं था। वो कुछ ही दूर ऊपर चढ़ने के बाद लेफ्ट साइड आएगा वो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी बारिश भी शुरू हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी, लेकिन थोड़ा ज़ोर से बारिश होना शुरू हो गया। जैसा कि मुझे डर था, जो डर था वही हुआ, इसलिए ड्रोन शॉट्स तो ज़्यादा नहीं ले पाया और कैमरे में भी इतना शूटिंग करने के लिए हम अंदर तक नहीं जा पाए। फिर भी मेरे दोस्त ने जितने भी पॉसिबल हुआ उन्होंने कोशिश किया, और बारिश में भीग कर जाके उधर ऊपर से लेके नीचे तक शूटिंग करके जितना पॉसिबल हो के शूटिंग करके वो लाए हैं कैमरा में। और ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं ये घर दिखा रहा था आपको, उस टाइम बारिश होगा तो शायद तो यहाँ रुक सकते हैं, तो यहाँ हम रुके हुए हैं। लेकिन ये जो बारिश है ऊपर आप देख रहे हैं, ये अभी रुकने का नाम नहीं लेगी लगता है, इसलिए हमें ऐसे ही थोड़ा भीग के नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं जब आया तो ये देखिए क्या सब लिखा हुआ है इधर। तो ये जो सारी चीज़ है ना, ये ऐसी जगह को एक तरह से बर्बाद कर रही है। मतलब हम बार बार कह रहे हैं वीडियोस में, कचरा मत कीजिए, आपके जो ट्रैवल के जगह से जो भी प्लेसेस हैं वो प्लेसेस को क्लीन रखिए, जितना पॉसिबल हो सके साफ़ सुथरा रखिए। तहजीब मेंटेन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि अगर फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो वो क्या कहेंगे ये जगह को देखकर, ऐसा कचरा करके रखें। आप फॉरेन में जाइए, उनकी कंट्री में जाइए, जितने भी विजिटिंग प्लेसेस या टूरिस्ट प्लेसेस जाएंगे सब क्लीन हो गए, नीट एंड क्लीन हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ को तारीफ़ करेंगे, अपना देश को क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्या हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता, इसमें यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ साफ़ सुथरा नहीं है। तो साफ़ सुथरा करेगा कौन? हम ही ये कर सकते हैं, हम लोग मिलकर ये सब कर सकते हैं। इसलिए हमको थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा। अभी बहुत हो गया इमेच्योरिटी। जैसे फॉरेनर्स होते हैं उनमें थोड़ा मैच्योरिटी है, वो कभी ऐसे उनके जितने भी विजिटिंग प्लेसेस जाएंगे, कहीं भी आप किसी भी देश में जाएंगे, ऐसे ये सब चीज़ें नहीं पाएंगे आप। ये सब सिर्फ हमारे देश में ही होता है, क्योंकि वो भी कहते हैं हमारे देश में इमेच्योरिटी बहुत है। लेकिन हमको ये गलत साबित करना होगा, हमारा देश का नाम ऊंचा करना होगा सारे देश के आगे। ये सब लिख के क्या मिलता है हमको? आप सोचेंगे आपका नाम ऐसे खुदाई करके आपने लिख दिया तो आपका नाम हमेशा के लिए रहेगा। वैसे तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट बहुत मुश्किल से ऐसे जगहों को डेवलप करता है, और ऊपर से हम यहाँ ऐसे खोद खाद करके इसे तोड़ ताड़ करके तोड़ देते हैं, ख़राब करते हैं। तो ये फिर से कब रिपेयर होगा ये तो हिसाब नहीं, भूल जाइए आप। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जहाँ भी जाइए घूमिए फिरिए, मज़े लीजिए, लेकिन ऐसे कचरा मत कीजिए, अपने जगह को साफ़ सुथरा रखिए। ऐसे लिखाई वगैरह तो बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा सा मैच्योरिटी लाइए अपने अंदर। जो भी ये कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो कि ये अभी भाषण झाड़ने शुरू हो गया। जी हाँ, आप कमेंट में भी कुछ कमेंट भी आ सकते हैं ऐसे, क्योंकि भाषण झाड़ रहा है यार, तो खुद भी तो कभी लिखा होगा। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं लिखा हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ आपको, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है।
और ट्रैवल करना मुझे पसंद है और मैं भी बहुत फॉरेन जगह भी देखा हूँ वीडियोस में, बहुत नीट एंड क्लीन होता है कि कितना डेवलप होता है उनका प्लेसेस, कितना सुंदर है उनका प्लेसेस। तो हमारा देश क्या किसी देश से कम है क्या? हमारा देश भी ब्यूटीफुल है, हमारा देश भी सुंदर है, हमारा टूरिज्म भी डेवलप हो सकता है अगर हम चाहेंगे तो। हम लोगों को ही ये करना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट आके ऐसे तो दो लोग नहीं बैठे हैं जो आके डेवलप कर देंगे, हम खराब करते जाएंगे, ये नहीं होगा। तो हमको ये सब का ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, कहीं भी कचरा मत फैलाइए, ऐसे लिखावट जो होता है इसे खुदाई करके ये सब मत कीजिए। तो जितना पॉसिबल हो सका हमने शॉट लिया। अभी तो बारिश की वजह से पॉसिबल नहीं है अभी आगे जाके कुछ शूट करना। अभी हमको रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से। हम सोच रहे हैं रायगढ़ रिटर्न करेंगे, फिर कल होगा तो पॉसिबल होगा तो चाटीकोना वाटरफॉल्स है, वहाँ पे एक मंदिर है, और विषमकटक में भी 2 मंदिर है, माँ मारकामा और करकामा करके, तो वो भी पॉसिबल हुआ तो कवर करेंगे। और जैसे कि मैं नीचे बोल रहा था, हम रायगढ़ के आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस, कुछ जो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो लंबा भी हो जाए, इसी वजह से हमको एपिसोड वाइज भी डालना पड़ सकता है वीडियोज़ को, जितना पॉसिबिलिटी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं दोबारा से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।